हेलो, नमस्ते। मेरा नाम है पंकज और आप लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है संडे क्राइम स्टोरीज़ के चैनल पर। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और अच्छे होंगे। आज की कहानी आरुषि हत्याकांड का दूसरा पार्ट है और उम्मीद करता हूँ आपने फर्स्ट पार्ट को भी सुना होगा। अगर आपने नहीं सुना तो हमारे चैनल पर जाकर फर्स्ट पार्ट को देख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर जाकर क्लिक करें। पहले भाग में आपने देखा था कि 15 से 16 मई 2008 की रात को एक 14 साल की लड़की आरुषि की हत्या उसी के घर में कर दी गई और जिस शख्स पर इस हत्या का शक था उसकी लाश भी आरुषि के घर की छत पर मिलती है। भाग 2। पुलिस ने अब जांच के लिए दो टीमों का गठन किया, जिनमें से एक टीम ने आरुषि के माता पिता के ऊपर शक किया, वहीं दूसरी टीम ने हेमराज के दोस्तों पर अपना शक जताया। पुलिस ने शुरुआत में हेमराज के दोस्त विष्णु शर्मा को गिरफ्तार किया, क्योंकि हेमराज से पहले विष्णु ही राजेश के घर पर काम किया करता था, लेकिन उसके बार बार छुट्टी करने की वजह से उन्होंने हेमराज को काम पर रख लिया। पुलिस ने विष्णु को इस शक पर गिरफ्तार किया कि शायद विष्णु की नौकरी चले जाने से विष्णु ने हेमराज की हत्या की हो और हेमराज की हत्या करते वक्त शायद आरुषि ने विष्णु को देख लिया होगा, जिस वजह से विष्णु ने आरुषि की भी हत्या कर दी। विष्णु से पूछताछ के दौरान पुलिस को यह पता लगता है कि विष्णु हत्या वाली रात को अपने घर नेपाल में था। पुलिस पर इस केस को लेकर अत्यधिक प्रेशर था, क्योंकि दिन रात टीवी अखबारों में आरुषि की खबर चल रही थी और उन अखबारों में भी आरुषि की हत्या का शक उसी के माता पिता के ऊपर जताया जा रहा था। वहीं पुलिस की दूसरी टीम आरुषि के माता पिता को गिरफ्तार कर लेती है, क्योंकि उनको आरुषि के माता पिता के ऊपर पूरा शक था। उन्हें याद आता है कि जब पुलिस ऑफिसर और फोरेंसिक्स टीम जांच के लिए घर जाती है तो उन्हें घर की सीढ़ियों से ऊपर जाते हुए खून की बूंदों के निशान मिलते हैं। पुलिस जब छत पर जाने की कोशिश करती है तो उन्हें वहां ताला लगा हुआ दिखता है, जिसकी चाबी मांगने पर राजेश उन्हें यह कहकर मना कर देता है कि यह सब हेमराज ने किया है, आप उसे पकड़ो, जिसे बाद में तोड़ा गया। तो पुलिस को वहां से हेमराज की लाश मिलती है, जिसको राजेश पहचान भी नहीं पा रहा था। आप ही सोचो, किसी बाहर के शख्स का घर में आना, आरुषि और हेमराज का मर्डर करना और फिर हेमराज की डेड बॉडी को छत पर ले जाकर सीढ़ियों पर ताला लगा देना, और इतना सब करने के बाद रात को राजेश तलवार और नुपुर तलवार को ना तो कुछ पता लगा और ना ही कातिल ने कुछ किया। सीबीआई की थ्योरी के अनुसार उस रात आरुषि को कैमरा गिफ्ट करने के बाद आरुषि और उसके माता पिता कुछ फोटोज़ लेते हैं और थोड़ी देर बाद वो अपने कमरे में चले जाते हैं, जिसके बाद राजेश अपने कमरे में जाकर लैपटॉप पर काम करने लगता है और नुपुर से आरुषि के कमरे में रखे वाईफाई राउटर को ऑन करके आने को कहता है। रात के लगभग 11 बजे नुपुर आरुषि के कमरे में जाकर राउटर को ऑन करके आती है। राजेश तलवार अपना काम कर रहे थे और रात के 12:08 पर राजेश ने अपने काम से एक मेल भेजा, जिसके बाद वो सो गए। राजेश और नुपुर के सो जाने के बाद आधी रात को हेमराज आरुषि के कमरे में जाता है और वो दोनों आपस में संबंध बनाने लगे। उसी समय राजेश तलवार किसी काम से बाहर आते हैं और उन्हें आरुषि का कमरा थोड़ा खुला हुआ दिखाई देता है, जिसे देखकर राजेश कमरे में जाता है। अंदर जाकर वो आरुषि और हेमराज को आपत्तिजनक हालत में देखता है। यह सब देखकर राजेश ने हेमराज को मारना शुरू कर दिया और अपनी गोल्फ स्टिक से हेमराज के सर पर काफ़ी वार किए और उसे छत पर ले जाकर अपने सर्जिकल ब्लेड से उसका गला काट दिया और फिर छत के दरवाजे को लॉक कर दिया। और फिर राजेश तलवार नीचे आए और नीचे आकर अत्यधिक मात्रा में शराब पिए और फिर आरुषि को भी सर्जिकल ब्लेड से गला काटकर मार दिया गया। आरुषि और हेमराज की हत्या के बाद राजेश का साथ नुपुर ने भी सबूत मिटाने में दिया। दोनों की हत्या करने के बाद एक अजीब चीज़ होती है। राजेश ने सुबह के 3 बजे अपने बड़े भाई दिनेश को कॉल किया गया और दिनेश के कॉल से उनके एक फैमिली फ्रेंड सुशील को कॉल किया गया और सुशील ने एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर को कॉल किया और उसी वक्त पुलिस ऑफिसर के फ़ोन से एक अननोन नंबर पर कॉल किया गया। 3 बजे से 6 बजे तक यह कॉल्स का सिलसिला 6 बार यूं ही चलता रहा। एक तरफ तो राजेश और नुपुर अपनी बेटी की मौत का गम बना रहे थे, वहीं दूसरी तरफ से कॉल्स चल रहे थे। सीबीआई के द्वारा यह अनुमान लगाया गया कि इन कॉल्स के जरिए राजेश ने आरुषि की ऑटोप्सी रिपोर्ट से सेक्सुअल एक्टिविटीज़ का नामो निशान मिटा दिया। सीबीआई ने इस केस में दूसरी यह बात और रखी कि राजेश का एक महिला के साथ अफेयर चल रहा था,
जिसके बारे में आरुषि को पता लग चुका था और वो अपने पिता को ब्लैकमेल करने लगी, जिसके चलते राजेश ने आरुषि को मार गिराया और राजेश को यह सब करते हेमराज देख लेता है, जिसके चलते राजेश हेमराज को भी मार देता है। राजेश और नुपुर पर यह आरोप लगा के इन दोनों की हत्या के बाद नुपुर ने सबूत मिटाने में राजेश की मदद की। 23 मई के दिन राजेश को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन सबूत न मिलने की वजह से राजेश को छोड़ दिया गया। इस पूरे प्रकरण में किसी बाहर वाले का घर में आकर इतना सब करना, इसके ना पुलिस को कोई सबूत मिले ना सीबीआई को। पूरा शक आरुषि के माता पिता पर ही था, लेकिन किसी ठोस सबूत के ना मिलने की वजह से इस केस को बाद में बंद कर दिया गया और फिर 2011 में वापस से इस केस को रीओपन किया गया। 11 मई 2011 के दिन राजेश और नुपुर को कोर्ट में पेश किया गया, जहां उनके विरोधी वकील ने यह दलील दी कि रात के समय राजेश की आंखें खुलती हैं, उन्हें बाहर से कुछ आवाज़ सुनाई देती है, जिससे राजेश बाहर आकर अपनी गोल्फ स्टिक लेते हैं और आरुषि के कमरे में जाते हैं और कमरे में जाकर उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर वो अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाए और उन्होंने हेमराज के ऊपर अपनी गोल्फ स्टिक से वार किए, जो गलती से आरुषि के सर पर जा लगी, जिससे आरुषि की मौके पर ही मृत्यु हो गई और उसके बाद राजेश ने हेमराज को भी मार दिया। वापस इस केस में राजेश और नुपुर को बरी कर दिया गया और इस केस को बंद कर दिया गया। नवंबर 2013 को इस केस को वापस से ओपन किया गया और राजेश तलवार और नुपुर तलवार को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई, लेकिन 2017 में आरुषि के माता पिता को रिहा कर दिया गया क्योंकि उनके खिलाफ कोई भी पुख्ता सबूत नहीं मिले। आज तक भी आरुषि और हेमराज हत्याकांड अनसोल्ड है। आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। मैं आशा करता हूँ आप सभी को आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कहानी कैसी लगी और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सच्ची क्राइम स्टोरीज़ देखने के लिए हमारे चैनल संडे क्राइम स्टोरीज़ को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी में।